नमस्कार। पिछले वक्त में हमने ये देखा था कि भारत में व्यापारिक संनियम क्या है, यानी किस आधार पर व्यापार को अनुबंध के अंतर्गत में हमें इंक्लूड किया गया हुआ है। फिर उसके बाद में हम उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि वस्तु की बिक्री तथा विक्रय के अंतर्गत में हम उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। पिछले वक्त हमने ये सारी की सारी चीजें के ऊपर में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 क्या बोलता है। ये भी एक अनुबंध है जो अधिनियम आधारित संनियम को एक महत्वपूर्ण शाखा कहलाती है। यह सभ्य देश की आधारशिला है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो हुआ उसमें हमने ये देखा कि जो कुछ भी आवश्यकताओं के अनुसार क्रय विक्रय जो भी हम करते हैं उसके एक बहुत बड़ी आधारशिला है हमारे देश की। ये एक बहुत आधारशिला है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम। अनुबंध अधिनियम का व्यापारिक संनियम से एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो प्रत्येक व्यक्ति से आता है, और चाहे वो इंजीनियर हो, चिकित्सक हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, या शिक्षक हो, या व्यापारी हो, या वेतनभोगी कर्मचारी हो, कलाकार हो, या सामान्य व्यक्ति हो, इन सारे व्यक्तियों को अनुबंध अधिनियम का उपयोग होता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप में क्रय और विक्रय करते हैं। प्रोफेसर टी.आर. देसाई बोलते हैं कि अनुबंध का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अनुबंध ही करते रहता है। इन्होंने ये जो बोला कि हाँ सही बात है कि हम प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं हम अनुबंध करते हैं। आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, आपने अगर इस प्रकार से अगर आप ये करते हैं तो मैं ऐसा करूंगा, आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देते हैं तो मैं आपके स्कूटर पे पेट्रोल डालूंगा। यानी एक बात से देखिए कि दोनों भी अनुबंध के अंतर्गत में है। प्रोफेसर टी.आर. देसाई ने ये जो बात जो बोली है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनुबंध करते रहता है। बाद में प्रोफेसर कॉर्ले तथा रॉबर्ट बोलते हैं कि जिस प्रकार जनता एवं संपत्ति की सुरक्षा दंड विधान के नियमों पर निर्भर करती है, दंड के नियमों के अनुसार निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यावसायिक जगत में सुरक्षा एवं स्थिरता दो वर्ड्स यूज किए गए हैं। एक तो एक सुरक्षा, और जो भी कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें स्थिरता होनी चाहिए। उसके लिए अनुबंध के विधान पर निर्भर करती है कि हमने किस प्रकार का विधान किया हुआ है, हम किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, हम किस विधान के अंतर्गत में हम व्यवसाय कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हमने शुगर फैक्ट्री के लिए हमने परमिशन ली है और हम हमारे इसमें शुगर नहीं बनाते हुए ब्राउन शुगर बनाएंगे, तो ये तो अलग हो गया। जो भी हमने करार जो किया, जो भी अनुबंध किया है वो तो अलग हो गया। हमने परमिशन जो ली है व्यवसाय करने की, जो हमने जो परमिशन ली है वो शुगर बनाने की, शक्कर बनाने की हमने परमिशन ले ली है, तो हम ब्राउन शुगर हमारे इसमें नहीं बना सकते। उसके बाद में प्रोफेसर एंसन बोलते हैं कि अनुबंध अधिनियम का उद्देश्य यह देखना है कि मानव की आकांक्षाओं के अनुकूल कार्य हो तथा उसके दिए गए वचनों को विधिवत रूप से पूरा किया गया हो। अभी आप देखिए कि जो भी हमारा कोई उद्देश्य होगा, जो भी हम उस उद्देश्य को लेके चल रहे होंगे, उस वचनों को अधिनियम करना है ना, विधिवत रूप से हमको पूरा करना है, तो वो अनुबंध अधिनियम रहेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनुबंध अधिनियम अपने आप में पूर्ण है? क्या हम ऐसा चाहते हैं? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी अनुबंध अधिनियम है वो अपने आप में पूर्णता है? ठीक है कि एक वो महत्वपूर्ण शाखा है, आधारशिला है, देश की आधारशिला है और एक महत्वपूर्ण शाखा है, लेकिन क्या अनुबंध अधिनियम अपने आप में पूर्ण है? तो यह तो कानून में केवल कुछ हिस्सों एवं विशेष अनुबंधों से ही संबंधित है। ये तो बात बराबर है कि कानून के अंतर्गत व्यवसाय करते वक्त कानून के अंतर्गत में जो भी कुछ दिया होगा उसके लिए वो पारित है, उसके लिए जो भी कुछ नियम हो गए, अधिनियम जो हो गए, उसके लिए वो क्या है, पारित है। इसका मतलब यह हो गया कि वो कहां तक सीमित है,
वस्तु विक्रय तक सीमित है, विनिमय साध्य विलेख तक सीमित है, बीमा तक सीमित है, बैंकों के लिए सीमित है, साझेदारी के लिए सीमित है आदि। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी भारतीय अनुबंध अधिनियम है वो पूर्ण रूप से एवं विशेष अनुबंधों से संबंधित है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत में आधारभूत शब्दावली तथा अनुबंध की प्रकृति ये धारा 2A से लेकर धारा 2J तक किया गया है ना। आधारभूत शब्दावली क्या है, हम उसको एक प्रकार से ये भी बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर परिभाषाएं पे आधारित है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रस्ताव, ये धारा 2A के अंतर्गत में प्रस्ताव है। जैसे कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य करने अथवा उससे विरत रहने से संबंध में अपनी इच्छा या उद्देश्य प्रकट करता है ना, उस व्यक्ति को सहमति भी मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रस्ताव हो जाता है। देखो और एक बार मैं बोलता हूं कि प्रस्ताव जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किसी कार्य को करने अथवा उसे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो। अभी आप देखिए कि जैसे कि मैंने एक व्यक्ति के सामने में प्रस्ताव रखा कि क्या आप मुझे कुछ ऋण दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने अगर बोला कि हाँ मैं आपको ऋण देता हूं, पॉजिटिव है, प्रस्ताव रखा हमने, उसने सहमति दिखाई। उन व्यक्ति ने बोला कि नहीं मैं आपको ऋण नहीं दे सकता, देखिए उसने अपनी नापसंदी दिखाई तो भी वो प्रस्ताव मान्य रहेगा। इसलिए मान्य रहेगा क्योंकि वो प्रस्ताव जो है उन्होंने नहीं पास हुआ, उन्होंने उसमें सहमति नहीं दिखाई। उसके बाद में शब्दावली के अंतर्गत में वचन है। वचन धारा 2B के अंतर्गत में है। जब एक व्यक्ति जिसके समूह प्रस्ताव रखता है उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दे तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार है और वो लिया गया है, वो जो प्रस्ताव जो है वो लिया गया है, तो वही वचन है। वचन क्या है कि हमने जिसके सामने में कोई भी प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव को स्वीकार हो गया तो वो वचन हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा है वचन तथा वचन गृहीता। ये धारा 2C के अंतर्गत में आएगा। जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है हम उसको प्रस्ताव भी बोलते हैं या वचनदाता भी बोलते हैं, और जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करता है वो वचन गृहीता होता है। प्रस्ताव को वो स्वीकृत करता है तो वो वचन गृहीता हो जाता है। जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव को रखा वो वचनदाता कहलाएगा और जो व्यक्ति ने वचन को स्वीकृत किया वह वचन गृहीता रहेगा। यह धारा 2C के अंतर्गत में है। फिर प्रतिफल क्या है, प्रतिफल धारा 2D के अंतर्गत में है जिसको हम कंसिडरेशंस बोलेंगे। प्रतिफल का मीनिंग ये होता है कि हमने उस चीज को पूरा का पूरा कंसिडर कर दिया। जब वचनदाता या प्रस्तावक की इच्छा पर वचन गृहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने एक कोई कार्य किया है या उसके करने के लिए वो वचनबद्ध रहा है, अथवा 2 कोई कार्य करता है या उसके करने के लिए वचनबद्ध रहता है, या 3 कोई कार्य करने से वचन रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या वृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। थोड़ा सा इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई चीज कंसिडर कर रहे हैं तो वचनदाता तथा वचन गृहीता वो क्या बोलता है कि कोई कार्य हमने किया और उस कार्य करने से लिए हम क्या है विरत है, अथवा हम उसके करने से विरत रहता है, या फिर ऐसा कि ऐसा यह कार्य जो वचन के लिए प्रतिफल कहलाएगा। उसके बाद में एक ठहराव है जो आधारभूत शब्दावली के अंतर्गत में धारा 2E के अंतर्गत है। धारा 2E के अंतर्गत में ठहराव जिसको हम एग्रीमेंट्स भी बोलेंगे कि प्रत्येक वचन अथवा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे को प्रतिफल हो उसको ठहराव कहलाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास में एक बाइसिकल है और वो मैं बाइसिकल को बेचना चाहता हूं, दोनों को प्रतिफल मिल रहा है ना। तो मैंने ठहराव रखा कि दूसरे व्यक्ति को
व्यक्ति ने ब व्यक्ति को बोला कि मेरी ये जो बाइसिकल है, जो साइकिल जो है वो मैं 500 रुपए में बेचना चाहता हूँ, और ब ने उसको स्वीकृत किया और वो बोल रहा है कि ठीक है। दोनों व्यक्तियों को ये ठहराव के अंतर्गत में दोनों व्यक्तियों को प्रतिफल मिला है। उसके बाद में पारस्परिक वचन, पारस्परिक वचन 2(a) धारा 2(1) के अंतर्गत में होता है ऐसे वचन कि जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हो, उसको पारस्परिक वचन कहलाते हैं। अभी जैसे कि मैंने अभी 1 मिनट पहले ये बोला कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने पास की बाइसिकल को बेचा, दोनों व्यक्ति उसमें सफलतापूर्वक, पारस्परिक सफलतापूर्वक वचन को निभा रहे हैं। उसने बोला है कि ये जो बाइसिकल जो है मैं 500 रुपए के अंतर्गत में बेचना चाहता हूं आपको, और वह व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने ये बोला कि वो बाइसिकल मैं 500 रुपए में खरीदना चाहता हूं। दोनों ने वचन को माना और दोनों को भी प्रतिफल हुआ। उसके बाद में व्यर्थ या शून्य ठहरा जो धारा 2(g) के अंतर्गत में होगा, जिसको हम वॉइड एग्रीमेंट्स भी बोलते हैं। वह ठहरा कि जिसको शासकीय नियम के अनुसार कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता है, वह व्यर्थ ठहराव कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्य ठहराव जो है, जो वॉइड एग्रीमेंट्स जो है, वो ये बोलता है, क्या बोलता है कि जो भी कोई अनुबंध है वो अनुबंध शासकीय नियमों के अंतर्गत में नहीं रखा हुआ है ना। यानी शासकीय जो भी नियम हो गए वो नियम के अंतर्गत में उसे वैलिड नहीं है, वो एग्रीमेंट्स को वाइड नहीं है, व्यर्थ या उसको शून्य ठहराव कहेंगे। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि अनुबंध अथवा संविदा, जिसको 2(h) करार या धारा 2(h) के अंतर्गत में देखा जाता है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव है जो कि वैधानिक रूप से कार्यान्वित होता है, उसे अनुबंध कहलाता है। यानी प्रत्येक ऐसा ठहराव जो होगा कि जो वैधानिक रूप से कार्यान्वित होगा, यानी कि अगर मैंने एक खेती को परचेस किया तो वो पूरा वैधानिक रूप से कार्यान्वित होगा, उसके लिए जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके लिए जो भी कोई शासन की नियमावली लगेगी, वो पूरी की पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में व्यर्थनीय अनुबंध, जिसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ये धारा 2(i) के अंतर्गत में समाविष्ट किया हुआ है। हाँ, वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी ठहराव जो कि केवल एक अथवा एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर भी प्रवर्तनीय होता है, परंतु दूसरे पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय नहीं होता, उसको व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है। जैसे कि एक ठहराव हमने रख दिया और वो ठहराव रखने के बाद में हमने उसको बोला, ये जनरली झूठ बोलने के अंतर्गत में होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे एक घोड़े को परचेस करनी है, ठीक है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो जो भी घोड़ा मैं परचेस करूंगा वो घोड़ा स्वस्थ हो। लेकिन दूसरे पक्षकारों ने क्या किया कि एक अस्वस्थ घोड़ा जो बहुत अच्छे से नहीं है, जिसकी प्रकृति बहुत अच्छे से नहीं है, ऐसे घोड़े को उसने बेचने को रखा, अपनी इच्छा को रखा कि ये घोड़ा मुझे बेचना है, लेकिन वो घोड़ा कैसा है? अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है। लेकिन पहले पक्षकार ने ये बोला है कि जो भी मैं घोड़े को परचेस करूंगा वो जो घोड़ा है वो घोड़ा कैसा होना चाहिए? मुझे स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि झूठ बता के उसने वो ठहराव को पास करने की कोशिश किया, वो करार को, अनुबंध को पास करने की कोशिश किया। इसमें दूसरे पक्षकारों ने झूठे का सहारा लेके अपने घोड़े को बेचने की कोशिश किया। यही व्यर्थनीय अनुबंध है। उसके बाद में व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध। एक अनुबंध जब तक वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं होता या उस समय व्यर्थ हो जाता है, जब तक कि इस प्रकार प्रवर्तनीय न हो पाता, उसे व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध कहते हैं। ये जिसको कि धारा 2(j) के अंतर्गत में इसे समाविष्ट किया गया है भारतीय अनुबंध अधिनियम में। इसमें यह बोलता है कि जैसे कि हमने एक उदाहरण को हम अगर देखें तो वो ये है कि एक व्यक्ति अपने बेटे की शादी दूसरे व्यक्ति के बेटी की शादी में वो करना चाहता है। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध, जिसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो धारा 2(j) के अंतर्गत में समाविष्ट है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी दूसरे व्यक्ति के बेटी के साथ में शादी करना वो चाहता है,
लेकिन हुआ क्या है कि तारीख पक्की हुई, डेट पक्की हुई, स्थल पक्का हुआ, उसका अपना डेट पक्का हुआ, तिथि पक्की हुई, सारी चीजें पक्की हुई, लेकिन वो तिथि के पहले ही वो बेटे का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। इसमें कोई किसी की कोई गलती नहीं है, ये नैसर्गिक बोले या अनैसर्गिक बोले, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई कि जिसके साथ में उसकी शादी रचाई गई है, वही व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध है। इस प्रकार 2A से लेकर धारा 2J तक इस आधारभूत शब्दावली को अनुबंध की, इसको प्रकृति भी कहा जाता है, आधारभूत शब्दावली को रचा गया है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत में है। ओके देन, थैंक यू, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टुमारो।